हाँ, रुचि और अभिरुचि की भिन्नताएँ। अगर एक व्यक्ति एक दूसरे से शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से भिन्न है, तो उसके पसंद और नापसंद भी एक दूसरे से अलग होंगे। इसीलिए इसके अंतर्गत हमें इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड डिफरेंस भी पढ़ना है। विभिन्न व्यक्तियों के शौक, पसंद नापसंद, रुचियों में भिन्नताएँ होती हैं। ठीक है? तो छात्रों में भी होती हैं। कोई छात्र ऐसा है जिसे खेलों में रुचि है, कोई ऐसा है जिसे संगीत में रुचि है, कोई ऐसा है जिसे आर्ट एंड क्राफ्ट आता है, कोई ऐसा है जिसे पढ़ने में रुचि है। तो आप अगर एक शिक्षक के तौर पर सभी छात्रों से एक ही तरह का कार्य करवाएंगे, या सभी को पढ़ने ही बैठा देंगे, या तो सभी को गाना गाने ही बैठा देंगे, या सभी को क्रिकेट ही खेलने के लिए भेज देंगे, तो इससे उनके विकास में बाधा उत्पन्न होगी। उनका विकास ठीक से नहीं हो पाएगा, उनकी मनोवृत्ति के अनुसार कार्य नहीं हो रहा है। इसलिए आपको इन सब की जानकारी आवश्यक है। बच्चों के बारे में यह जानकारी शिक्षक को होनी ही चाहिए। ठीक है? फिर सातवीं है व्यक्तित्व की भिन्नताएं, पर्सनालिटी, पर्सोना। ठीक है? एक व्यक्ति की पहचान जो होती है उसकी पर्सनालिटी होती है, उसका पर्सोना होता है। व्यक्तित्व लक्षण जैसे कि आत्मविश्वास, सहनशीलता, ईमानदारी, रचनात्मकता, इनसे भी व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होते हैं। यह व्यक्ति की सोच और व्यवहार पर प्रभाव डालता है। आठवीं भिन्नता है शैक्षिक भिन्नताएं। ठीक है? शिक्षा का स्तर। देखिए, कुछ बच्चे होते हैं जिनके शिक्षा के ग्रहण करने की क्षमता अलग होती है, कुछ की अलग होती है, कुछ का तरीका अलग होता है। कोई बहुत जल्दी सीखता है, कोई लेट सीखता है, कोई धीरे धीरे सीखता है। ठीक है? तो ये जो अंतर है, ये है शैक्षिक भिन्नता है। तो इसे भी एक शिक्षक को ध्यान में रखना चाहिए। तो हमने अभी अभी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अर्थ और प्रकार को पढ़ा। ठीक है? और इसका क्या महत्व होता है, हमारे शैक्षिक जीवन में क्या महत्व होता है, इसको समझकर शिक्षण, परामर्श, नेतृत्व और समाज में समावेशिता बढ़ाने में मदद हो सकता है। ठीक है? इसे एक शिक्षक अगर समझ लेता है तो आप अच्छा शिक्षण कर सकते हैं, बालों को अच्छा परामर्श दे सकते हैं, नेतृत्व क्षमता विकसित कर सकते हैं, समाज में वो कैसे समावेशित हो इसके लिए मदद कर सकते हैं। यह हमें विविधता की सराहना करने और व्यक्तियों को उनके अनूठे गुणों को स्वीकार करने की प्रेरणा देता है। ठीक है? जैसा कि एनईपी 2020 नई शिक्षा नीति जो 2020 की है, उसमें आपको इंक्लूसिव क्लासरूम, इंक्लूसिव इन्वायरमेंट, समावेशी कक्षा और समावेशी वातावरण का निर्माण करने के लिए ऐसा उसमें लिखा गया है। तो आप उन लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं जो आधुनिक भारत के निर्माण में सहायक होंगे। ठीक है? अगला पॉइंट है व्यक्तिगत विभिन्नताएं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है? तो पहला क्या था? व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अर्थ था, प्रकार हो गया। अब हम देखेंगे वो कौन कौन से कारक हैं जो एक व्यक्ति की भिन्नताओं को प्रभावित करते हैं। अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग है तो उसका कारण क्या है, उसके हेतु क्या है, ठीक है, उसके रीजन क्या है। व्यक्तिगत भिन्नताओं का अर्थ है कि हर व्यक्ति अपनी विशेषताओं, गुणों, व्यवहार से भिन्न होता है। ठीक है? जैसा कि मैंने प्रारंभ में ही आपको कक्षा में बता दिया था। ये भिन्नताएं शारीरिक भी हो सकती हैं, मानसिक भी हो सकती हैं, भावनात्मक भी हो सकती हैं, सामाजिक, सांस्कृतिक, इन सारी चीजें भी हो सकती हैं। इन भिन्नताओं को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो मुख्यतः इस प्रकार हैं। तो सबसे पहला जो कारक है वो है जैविक कारक। ठीक है? बायोलॉजिकल फैक्टर। क्योंकि बच्चा इस दुनिया में आता है, तो इस दुनिया में आते ही उसका जो सबसे पहला प्रत्यक्षण शिक्षक के सामने होगा वो शारीरिक होगा। इसीलिए पहला कारण क्या होगा? जैविक कारक होगा। ठीक है? तो जैविक में तीन चीजें हैं। सबसे पहली है अनुवांशिकता, जेनेटिक्स। मैंने आपको बताया था जीन, गुणसूत्र। हमारे शरीर में जो 23 जोड़े गुणसूत्र हैं, यही हमारे गुणों के वाहक हैं। हमारे पूर्वजों ने जो हमें गुण दिए हैं, यही उन गुणों के वाहक हैं। तो माता पिता से प्राप्त गुण व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं। माता पिता के जैसे गुण होंगे, बच्चे में वैसे ही गुण आएंगे। ठीक है? फिर दूसरा है फिजिकल स्ट्रक्चर, शारीरिक संरचना। उनके बच्चा जिस पृष्ठभूमि से आया है, जो उनके माता पिता हैं, उनकी ऊंचाई, लंबाई, रंग, ये सारी क्रियाएं, वो सारी चीज़ें बच्चे के ऊपर पड़ती हैं। ठीक है? उसके व्यक्तित्व को भी प्रभावित करेंगी। मस्तिष्क की संरचना। ठीक है? अब ये सोचने वाली बात है कि आप सोचेंगे कि ब्रेन का स्ट्रक्चर है वो कैसे जैविक कारक हो सकता है। ठीक है? एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग कैसे बना सकता है? तो अलग बनाता है। ठीक है? जैसे आपने नीग्रो का नाम सुना होगा। नीग्रो एक रेस, एक प्रजाति है जो कि अफ्रीका में पाई जाती है। उनके सर का आकार बहुत बड़ा होता है। ठीक है? उनके बाल घुघराले होते हैं, ओट बहुत मोटी होती है। आपने देखा होगा उनका स्ट्रक्चर, कहीं ना कहीं टीवी में, अखबारों में या कहीं देखा होगा। वो मानसिक रूप से बहुत ही दुर्बल होते हैं। ठीक है?
तो मनोवैज्ञानिकों ने एक सर्टेन साइज ऑफ ब्रेन का बताया है कि इस साइज का जो व्यक्ति होगा, इस शेप का जो होगा, वो व्यक्ति बुद्धिमान होगा, ठीक है, इसकी बुद्धि लब्धि ठीक ठाक होगी। इस हिसाब से मस्तिष्क की संरचना भी एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग करती है, ठीक है। ये हो गए जैविक कारक। दूसरे हैं आपके पर्यावरणीय कारक। पर्यावरण मतलब हमारा समाज, हमारे आसपास के लोग, ठीक है। पर्यावरणीय कारक कौन कौन से हैं? सबसे पहला है फैमिली इन्वायरमेंट, परिवार का वातावरण, ठीक है। एक बच्चा कैसे परिवार में पला है, उस परिवार का माहौल कैसा था, माता पिता का उसके प्रति व्यवहार कैसा था। अगर व्यवहार रूड होगा तो बच्चा भी वैसे ही एक्ट करेगा। पालन पोषण की शैली कैसी थी, और पारिवारिक माहौल व्यक्ति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। देखिए, हर एक माता पिता यह चाहता है कि मैं अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी शिक्षा, अच्छा से अच्छा जीवन दूँ, ठीक है। लेकिन फिर भी उसमें कुछ न कुछ कमियां, चाहे वो पारंपरिक हो, चाहे वो एक सिचुएशनल प्रॉब्लम हो, कुछ न कुछ आ जाती हैं, जिससे बच्चे का विकास प्रभावित हो जाता है। हालांकि हर एक माता पिता यही चाहता है कि मैं अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा, अच्छा पालन पोषण और अच्छी पारिवारिक माहौल में उसको बड़ा करूं, ठीक है। दूसरा है शिक्षा। शिक्षा भी एक पर्यावरणीय कारक है, क्योंकि शिक्षा हमारे समाज में दी जाती है। हाँ, परिवार में जो शिक्षा दी जाती है वो अलग है, और समाज में शिक्षा जो दी जाती है वो अलग है। जो मैं औपचारिक शिक्षा की बात कर रहा हूँ। शिक्षा व्यक्ति के सोचने और समझने की क्षमता और दृष्टिकोण को प्रभावित करती है, ठीक है। एक व्यक्ति क्या सोचता है, क्या समझता है। आपने देखा होगा कि जो जैविक क्रियाएं हम करते हैं, खाना खाते हैं, फिर उसको अम, अ, उसके बाद नहाते धोते, ऐसे बहुत सारी जो जैविक हमारी क्रियाएं हैं, जो हम नित्य करते हैं, सुबह उठ के, सुबह से शाम दिन भर जो अपने शरीर के लिए जो भी क्रियाएं करते हैं, वो सारी क्रियाएं जानवर भी करते हैं। सारी क्रियाएं करते हैं जानवर। आप बहुत सारे जानवरों को देखेंगे कि हो सकता हो आपसे अच्छे तरीके से वो रहते हो शारीरिक रूप से, लेकिन उनमें हम में यही फर्क है कि हमारे अंदर विवेक की क्षमता है, हमारे पास शिक्षा है, इसीलिए हम सही गलत सोचने समझने की क्षमता हमारे अंदर है, ठीक है। और इस दुनिया में, इस धरा पर सबसे बुद्धिमान प्राणी मनुष्य ही है। सामाजिक परिवेश। बच्चा किस समाज से आया है, उसके फ्रेंड सर्कल, उसके दोस्त, आसपास के समुदाय के लोग वो कैसे हैं, उसका प्रभाव उसके व्यक्तित्व पर पड़ेगा, ठीक है। फिर अगला है जियोग्राफिकल फैक्टर, भौगोलिक स्थिति। तो इसे समझने की आवश्यकता है कि भौगोलिक रूप से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग कैसे हो सकता है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ जो जलवायु है, हमारे यहाँ की जलवायु गर्म जलवायु है, ठीक है। हमारे यहाँ गर्म जलवायु है। हमारे यहाँ जो बच्चे हैं वो जल्दी ही अडल्ट हो जाते हैं, 12 के बाद कभी भी वो अडल्ट हो जाते हैं, 13-14 तक आते आते वो अडल्ट हो जाते हैं। लेकिन आप जब कोल्ड एरिया में जाएंगे, ठंडे प्रदेशों में जाएंगे, जैसे यूरोप में आप चले गए, किसी कंट्री में चले गए, तो वहाँ की जो एज होती है अडल्ट होने की, वो होती है 18, 19, 20, 21 ऐसे करके होती है। तो वो एडल्ट लेट होते हैं, उनके अंदर मेच्योरिटी, प्री मेच्योर, उनके अंदर मेच्योरिटी ठीक ठाक रहती है, उनकी बुद्धि लब्धि भी ठीक ठाक होती है, क्योंकि वहाँ पर पर्यावरणीय कारक है, ठीक है। और उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है, जीवन प्रत्याशा, हमारे यहाँ जो अ, एक व्यक्ति, हमारे देश में एक व्यक्ति जो अपने पूरे जीवन काल में जीता है, वो 60 ईयर होता है। लेकिन अगर आप यहीं WHO का डाटा निकाल के देखेंगे तो वो 66-67 ऐसे कुछ, एग्जैक्ट फिगर मुझे नहीं पता है, बट इतना है, ठीक है। और यूरोप के अच्छे अच्छे देशों में आप जाएंगे, जहाँ पर सिर्फ यूरोप नहीं, जहाँ के ठंडे प्रदेश हैं, वहाँ आप जाएंगे तो वहाँ देखेंगे, वहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है, जीवन प्रत्याशा जो है, वो ठीक ठाक है, अच्छी, हमारे यहाँ से अच्छी, ठीक है। तो इसका प्रभाव पड़ता है, भौगोलिक स्थिति का प्रभाव पड़ता है, जलवायु, मौसम, स्थान का भी प्रभाव व्यक्तित्व, एक व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है, ठीक है। तीसरा कारक है साइकोलॉजिकल फैक्टर, मानसिक कारक। तो मानसिक कारक में एक व्यक्ति मानसिक रूप से दूसरे से अलग कैसे है, ठीक है। एक व्यक्ति दूसरे अलग कैसे होता है, क्योंकि वो समस्या समाधान जो उनके अंदर क्षमता होती है, एक व्यक्ति से दूसरे में अलग होती है, ठीक है। तो बुद्धि भी एक बहुत बड़ी कारक है जो एक व्यक्ति को प्रभावित करती है। फिर अगली है भावनाएं, ठीक है। व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रभावित करने का वाले कारकों में
भावनाएं कैसे प्रभावित करती हैं, इमोशंस। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा खुश रहता है तो भी ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा दुखी रहता है तो भी ठीक नहीं है, बहुत क्रोधी है तब भी ठीक नहीं है। जितनी भी हमारे इमोशंस है, जितनी भावनाएं हैं, इनका संतुलित होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, इसीलिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग होते हैं भावनात्मक रूप से। और रुचियाँ और अभिरुचियाँ, ठीक है, जब वो शारीरिक मानसिक भावनात्मक रूप से अलग हैं तो उनकी रुचियाँ भी अलग होंगी। रुचि अभिरुचि भी एक व्यक्ति के विकास को प्रभावित करती है। ठीक है, फिर अगला कारक है सांस्कृतिक और सामाजिक कारक। ठीक है, संस्कृति या कल्चर। जिस संस्कृति में व्यक्ति पला बड़ा है उसका प्रभाव उसके व्यवहार पर और उसकी सोच पर जरूर पड़ता है। ठीक है, जैसी भी उसकी संस्कृति है, अगर उसकी संस्कृति उसका समाज ऐसा है कि वहाँ सिर्फ खेल कूद की बात हो, जैसे आप हरियाणा के सेक्टर में जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि हमारे यहाँ ओलंपिक में या हमारे यहाँ खेलों में सबसे ज़्यादा पहलवान हरियाणा से आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि वहाँ का माहौल ऐसा है कि वहाँ कोई बच्चा हाई स्कूल या ट्वेल्थ के बाद उसके दिमाग में या तो पहले से ही उसके दिमाग में ये रहता है कि हमारे क्षेत्र में ये पहलवान हुए, हमारे क्षेत्र में ये प्लेयर हुए हैं, तो मुझे भी यही काम करना है। ठीक है, तो इसका प्रभाव वहाँ पे पड़ता है। धर्म, एक धर्म दूसरे धर्म में, भले ही सारे धर्मों का मूल एक ही हो, लेकिन उनकी मान्यताएं अलग होती हैं। अगर मान्यताएं अलग हैं तो व्यक्ति की सोच अलग होगी और उनके क्रियाकलाप भी अलग होंगे, क्योंकि एक धर्म दूसरे धर्म से पालन करने में या क्रियाकलापों में ही अलग होता है और उसके मूल रूप में वो अलग नहीं होता। मूल रूप में सब एक ही होते हैं। एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती। ठीक है, फिर अगला है सामाजिक स्तर। व्यक्ति की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्तर और उसकी सोच, ये सब व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। ठीक है, फिर अगला है व्यक्तिगत अनुभव। हम्म, अनुभव ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप कितना भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, अगर आपके पास अनुभव नहीं है तो आप उन चीज़ों को प्राप्त नहीं कर सकते। अगर आपके सामने कोई अनुभवी व्यक्ति है, वो आपसे कम पढ़ा लिखा है, और दूसरी साइड में एक व्यक्ति है जो बहुत पढ़ा लिखा है, तो यहाँ पर अनुभव को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। अपने जब आप जॉब के लिए एप्लीकेशन देते हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट जॉब है, तो आपसे पूछा जाता है कि डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस। अगर आप वहाँ पे एक्सपीरियंस लगाते हैं तो आपको वेटेज दिया जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि अगर एक व्यक्ति ने पहले कुछ सीख रखा है तो उसे उस बात का अनुभव है, उसने उसके संघर्ष को देखा है। ठीक है, उसकी सोचने की प्रक्रिया, उसका दृष्टिकोण, सब कुछ अलग होगा एक किसी नए व्यक्ति से। ठीक है, तो व्यक्तिगत अनुभव बहुत आवश्यक है। फिर छठा है आर्थिक और पेशेवर कारक। आर्थिक कारक, देखो, आर्थिक स्थिति, रोजगार की स्थिति, कैरियर की उपलब्धियां, व्यक्ति के आत्मसम्मान और व्यक्तित्व भी इन चीज़ों को प्रभावित करती हैं। इन कारकों की अंतःक्रिया और व्यक्तित्व व्यक्ति की अद्वितीयता को जन्म देती है। ठीक है, जितने भी कारक बताए गए हैं, इनके बीच में जब इंटरेक्शन होता है, अंतःक्रिया होती है, मेल मिलाप होता है, तो इससे व्यक्ति क्या होता है? अद्वितीयता, मतलब एक दूसरे से अलग व्यक्ति हो गया। ठीक है, अद्वितीयता मतलब एक दूसरे से भिन्न, इसको जन्म देती है, जिससे व्यक्तिगत भिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है, आपकी कक्षा यहीं पे समाप्त होती है। थैंक यू सो मच। जो भी आपकी क्वेरीज हैं, क्वेश्चन हैं, आप इसे दे सकते हैं और मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू एवरीवन।